नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज मुलाकात ऐसे एक खास शख्स से जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं। तो एक आपने देखे थे दारा सिंह पहलवान और दूसरे हैं दारा सिंह चौहान, और इनकी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही हैसियत है जो किसी समय दारा सिंह की फिल्मों में थी। बहुत स्वागत है दारा सिंह जी आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। बड़े नारे लग रहे हैं, खेला हुए मेला हुए। आपके हिसाब से इस बार यूपी में का होवे? देखिए, इस बात को आप भी जानते हैं, पूरे देश और प्रदेश के लोग जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इस प्रदेश का रहने वाला गांव का गरीब हो, बेबस लाचार हो, वंचित हो, पिछड़ा, ये बड़े पैमाने पर वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद और 5 साल तक जिस तरीके से उसकी उपेक्षा हुई, जिस तरीके से उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से उसके आरक्षण को के साथ छेड़छाड़ हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो नौजवान जो पूरी तरीके से अपने रोजगार की आशा में भरपूर समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और आज सड़कों पे घूम रहा है, लाठी खा रहा है, सारे लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हैं। तो यही सब कारण था कि हम लोगों ने 5 साल तक बार बार उचित फोरम पर अपनी बात कहने के बाद जब उसका कोई हल नहीं निकला, जब समझने लगे कि पूरी तरीके से जो हम लोग कर उसकी अनसुनी की जा रही है, तब जाकर आखिर में हम लोगों ने इस सरकार से त्यागपत्र देने का काम किया। आज जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे प्रदेश का जो नौजवान है आज सड़कों पर घूम रहा है, जिस तरीके से प्रदेश का किसान जो अपनी लहलहाती फसल की आशा में पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, आज जाड़े की रात में इस ठारी में भी जिसे अपने घर में होना चाहिए, अपनी फसल को जानवर से बचाने के अपने खेत में सो रहा है, ये खुद समझ सकते हैं कितनी पीड़ादायक स्थिति है। ये सारे लोग इस सरकार को बदलने के लिए आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या हुआ? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि शमशान, कब्रिस्तान, तमाम सारी बातें हुई। इस बार भी गन्ने से ज्यादा जिक्र जिन्ना का होने लगा था। तो अब जब चुनाव पीक पर जाएगा तो क्या वाकई जो आप बातें कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों की बातें या बेरोजगारी वो हावी रहेंगी, या फिर जो सांप्रदायिक उभार है वो वापस से? तो मीडिया की चाल है। ये चंद चालाक लोग इस मुल्क में, जिन लोगों ने आज़ादी के 70 साल तक इस देश की सियासत को गुलाम बनाने का काम किया है, अपने हाथ पर रखने का काम किया, यही लोग जिन्ना की बात करते हैं, यही लोग धर्म कर्म की बात करते हैं। इस प्रदेश में आने वाले दिन में इसीलिए हमने नारा दिया कि इस प्रदेश में 85 और 15 होने जा रहा है। पूरी तरीके से 85 एक साथ खड़ा है, इसलिए कहा 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। और जो पिछड़े समाज के लोग, जिनकी आबादी इस मुल्क में आधे से ज़्यादा है, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस भरोसे के साथ वोट दिया था कि आने वाले दिन में हमें न्याय मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हमारा आरक्षण पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज हमें सौंपा, जिसमें हमें हक अधिकार की बात की, पूरी तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ और आरक्षण को ख़त्म करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल तक हुआ। आपने देखा कि टीचर की भर्ती में जिस तरीके से कई महीनों से जो टीचर हैं, जिनके आरक्षण के साथ दलित और ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, सड़कों पे घूम रहे, लाठी खा रहे हैं। आज उसी तरीके के 28 तमाम ऐसे संगठनों के लोग आज जाके देखिए इको पार्क में क्या स्थिति है। ये सारे लोग, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा दलित समाज के लोग, पूरे पिछड़े समाज के, तो पूरे तरीके से लोग। और आप जानते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी था तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा इतिहास में पहली बार 300 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती, 300 से ज्यादा ही। 300 से ज़्यादा ही। और आने वाले दिन में यही पिछड़ा समाज अब वो घबराने वाला नहीं है, इनके साजिश में हिंदू मुसलमान के चक्कर में आने वाला नहीं। ये जो भोले भोले समाज के लोग थे जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जिन्ना और किसके नाम पे आप लोग गुमराह करने की साजिश करते हैं, अभी गुमराह होने वाला नहीं है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए
पूरी तरीके से मन इस प्रदेश की जनता ने बना लिया है। आप देखिएगा आने वाले 10 मार्च के बाद क्या होने वाला है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, और कुछ समय पहले तक आप उसी कैबिनेट का हिस्सा थे, तो क्या कभी कैबिनेट की बैठकों में आपने या आपके जो बाकी साथी छोड़कर आए उन्होंने ये मुद्दा उठाया? तो बार बार आप लोग यही कर रहे हैं, सारे मीडिया को इसके अलावा कोई रास्ते नहीं है। अगर हम 2 साल बाद अगर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए होते तो यही जो सवाल हमसे कर रहे हैं, फिर कल कहते कि चौहान साहब आप तो 5 साल की सरकार बनी थी, अब 2 साल पहले, अभी तो 3 साल सरकार चलेगी या 2 साल सरकार चलेगी, क्यों आप वापस हो गए? अभी लड़ाई लड़ते 5 साल में पूरा होता, एक ही दिन में कैबिनेट का फैसला तो हो ही नहीं जाता, तब आपका आरोप यह लगता। तो आप लोगों के पास भी इसके पूछने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है कि आप तो 5 साल तक, कभी कभी आप तो इतना ही पूछे कि कैबिनेट के हिस्सा थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि 5 साल मलाई खाते रहे। और मैं कहता हूँ जिस ओबीसी की ताकत के नाते, जिन ओबीसी के आशीर्वाद के नाते लोग मलाई आज भी खा रहे हैं, आने वाले दिन में अब ऐसा होने वाला नहीं। गरीब जग चुका है, वो पिछड़ा जग चुका है, वो दलित पिछड़े लोग अपने अधिकार के प्रति पूरी तरीके से सचेत हो गए हैं कि आने वाले दिन में जिस तरीके से उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की पार्लियामेंट में, जहां हमारे भाग का, देश का भाग का फैसला होता है, उसमें उन्होंने कहा इस देश में जितनी आबादी है, जाति जनगणना के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी, और उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया देश की पार्लियामेंट में कि जाति जनगणना होनी चाहिए। कम से कम जिसकी जितनी आबादी हो पता तो चले लोगों को। जिस तरीके से चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, देश या प्रदेश हो, जब हमारे बजट का आवंटन उस समाज के बेहतर विकास के लिए होता है, हमें संख्या का आता पता है ही नहीं है, तो किस तरीके से उनके हम कार्यक्रम बनाएंगे, उनके लिए योजना बनाएंगे, उनके स्कॉलरशिप के लिए हम योजना बनाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है, तो हम अपने संसाधन से कम से कम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से सबकी योजनाओं में फायदा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा इस ओबीसी समाज कितना दुखित आज है, आप समझ सकते हैं। ये मीडिया में भारतीय जनता पार्टी घूम रही होगी, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग मीडिया में जिता रहे होंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि कहीं अता पता 10 मार्च के बाद पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से ओबीसी के लोग बच्चे हैं पढ़ने वाले, कितने जो गरीब किसान हैं अपने बच्चों के भरोसे के साथ एडमिशन बीएड में बीटीसी में कराते हैं कि प्रतिपूर्ति आने के बाद उनका हम हिसाब बराबर कर लेंगे, उनकी फीस जमा हो जाएगी। पूरे ओबीसी तमाम सारे समाज के लोग आते हैं, लेकिन वह ओबीसी जो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा, आज उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इन सारे लोगों की चिंता है। उनके आरक्षण के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया। अब बाकी विस्तार से बिंदुवार में करूंगा तो एक एक चीज सामने आ जाएगी। ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, पंचायत चुनाव वापस लेना पड़े। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी हुई, बिहार में भी। दोनों विपक्षी दल और सत्तारूढ़ पार्टी जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति आधारित, और आप भी ये बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है उसके बाद 50% से ज्यादा आरक्षण की कोई गुंजाइश बनेगी ओबीसी के लिए? नहीं, देखिए ये देश का पार्लियामेंट सबसे बड़ी चीज है। देश के कानून कायदे जो है ये देश की पार्लियामेंट बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये 50 नहीं, वो तो कोई भी सीमा जा सकती है जब देश की पार्लियामेंट में। तो जब तक इस देश के गरीब जिनके आरक्षण से उनका जीवन सुधर सकता है, जब तक इनके समर्थक देश की पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, देश के कानून बनाने का काम नहीं करेंगे, तब तक उनको हक अधिकार मिल ही नहीं सकता है। 2014 के चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं ओबीसी जाति से हूँ। अब भी वो प्रधानमंत्री, और आपने कहा कि कानून दिल्ली में बनते हैं, तो क्या उम्मीद है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कानून ले पाएंगे, या आप लोग इसके लिए कोई नए सिरे से संघर्ष करेंगे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसे कि सपने में लोग बेचारे फंस गए उसी। और आपने देखा कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो ओबीसी को संवैधानिक संस्था मिलने के माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद जब टीचर की भर्ती में पिछड़े दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, कई हजार आरक्षण जो है उनका छीन करके दूसरे को दे दिया गया।
जब वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक संस्था का रूप ले चुका है, इसका क्रेडिट भी वही ले रहे हैं, कह रहे हैं बाकी सरकारों ने किया नहीं, हमने ये करके दिखाया। ये तो साजिश है, ये तो देश के पिछड़ों के साथ साजिश है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो मीडिया के बारे में मैं कह नहीं सकता, ये देश की जनता जानती है मीडिया का क्या रोल है। आने वाले दिन में सबको पता चल जाएगा। तो आने वाले दिन में इस प्रदेश की सरकार तो बनेगी बनेगी समाजवादी पार्टी, और देश में भी संकेत जाएगा कि आने वाले दिन में होने वाला क्या 24 में है। आपको नहीं लग रहा जो उत्तर प्रदेश के अभी जो वर्तमान स्थिति है कि अगर कांग्रेस या और छोटे दल आपके साथ आते तो शायद और बेहतर कर पाता गठबंधन? देखिए, अभी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव, किनको साथ लेना है नहीं लेना है, क्या होना, किस तरीके से सोशल चेंज करना है, किनके लेने से क्या हो सकता, ये उनका अपना विशेषाधिकार है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे देश की आधी आबादी, इस प्रदेश की आधी आबादी, जिन्होंने पूरे शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। जिस तरीके से प्रदेश का नौजवान है जो अपने रोजगार के लिए परेशान है, मैं तो आज बधाई दूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को कि जिस तरीके से इस सोची समझी रणनीति के तहत आउटसोर्स, जो कहते नहीं कि हम डायरेक्ट, मैंने जो डायरेक्ट उनको फ़ायदा देना चाहते थे कि कोई बीच में बिचौलिया नहीं, ये सर्विस प्रोवाइडर कौन लोग हैं जो आउटसोर्स के रूप में जो काम कर रहे हैं, जहां 15,000 मिलना चाहिए 10,000 5,000 तो बिचौलिया के हाथ में जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव को मैं बधाई दूंगा के बयान पर कि जिन्होंने क्या कि मैं इसको समाप्त करूंगा आउटसोर्स को, और लोगों को मैं रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। ये प्रयास उनका है। ये तो सोची समझी रणनीति थी आउटसोर्स में कि पूरी तरीके से पिछड़े दलितों को, आरक्षण को खत्म करने की साजिश और शुरुआत उन्होंने किया। ये पिछड़ा दलित जो वंचित समाज था वो जग चुका और जान चुका है, और आने वाले दिन में किसी के धोखे में फंसने वाला नहीं है। टिकट आपको मिलेगा या आप लड़ेंगे ये तो मुद्दा की बात है नहीं, लेकिन जब अखिलेश से आपकी मुलाकात हुई होगी और जब आपने बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया तो वो कौन से मुद्दे थे पर जिन पर आपकी बात हुई होगी, खासतौर से ओबीसी को लेकर? सारा मुद्दा आपके सामने बता दिया है। यही है, जिस समाज में पिछड़े समाज का रहने वाला हूँ और छात्र जीवन से मैं इन्हीं समाज के लिए, वंचित समाज, बेबस, लाचार और पिछड़े समाज के बेहतरी विकास के लिए मैं काम करता हूँ। ये सारे इशू मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे प्रदेश में जब 5 साल की सरकार में जिस तरीके से इनके साथ अन्याय अत्याचार, मैंने कहा कि जो पिछड़े समाज के जो स्कॉलरशिप को लेकर के आज बच्चे, आज पूरे प्रदेश से पता कर लीजिए, सारे बच्चों को जिनकी, जो बड़े घर के लोगों को तो मिल रहा है, जो पिछड़े समाज के जो उनके हकदार हैं, जिसमें कानून, जो संविधान में उनका हक अधिकार है, आज वो बच्चों को मिल नहीं रहा है, वो दुखी लोग हैं। जिस तरीके से आरक्षण को मैंने किस तरीके से बंटाधार किया जा रहा है, जिस तरीके से आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है, जिस तरीके से देश के संविधान के साथ मैंने तोड़ फोड़ करने की साजिश है, ख़त्म करने की साजिश हो रही है। अब पूरी तरीके से इस संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने आरक्षण की रक्षा सुरक्षा के लिए आज पिछड़ा दलित पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। वो इस बात को समझते हैं। आप इसको काल्पनिक सवाल भी कह सकते हैं, लेकिन जिन वादों जो आपसे बीजेपी ने किए, जिनसे प्रभावित होकर आप उनके साथ गए, आपकी समाज ने बड़ी संख्या में उनका साथ दिया, और बीजेपी जैसा आपने शुरू में कहा पूरे दुनिया देश को पता है कि 325 सीटें या 24 सीटें बीजेपी ने कभी सोची नहीं हुई इतनी मिली। तो क्या आपको लगता है अखिलेश यादव ने जो वादे आपसे किए होंगे उस पर वो खरा उतरेंगे? अगर नहीं उतरते हैं वो, तब फिर दारा सिंह चौहान का रुख क्या होगा? अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विजनरी नेता हैं, ये देश के लोग समझते हैं। हमसे कोई वादा नहीं, उन्होंने देश के जो भी कहना उनको देश के सामने मीडिया के माध्यम से कहते हैं। आपने तो अपनी उम्मीदें बताई होगी ना कि आपकी समाज को लेके या ओबीसी को लेकर आपकी क्या उम्मीद है उनसे? जो इस प्रदेश के दलित हैं, पिछड़े हैं, बेरोजगार किसान, इनके पीड़ा से पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी परिचित हैं, इसलिए पूरी बात इस प्रदेश और देश के सामने, मीडिया के सामने से रखते हैं। किसी के किसी से कोई कम, उनके पास कोई समझौता नहीं है। ऐसे समाज के हित के लिए जो भी होगा फैसला करेंगे। आप या तमाम सारे ऐसे कुछ नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनके बारे में कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक है, कि आप हवा का रुख समझते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, ऐसा है, हम तो उस परिवार के लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे न होने के बाद भी मौसम के बारे में समझते थे। हमारे पूर्वज थे, दोपहर में जब घड़ी नहीं था, ये धूप में सूरज की रोशनी की परछाई से बता देते थे कितने बजने वाले हैं। रात में सुकवा देख करके रात में बता देते थे कि 4 या 5 बजने वाले।
हम तो उस खानदान के लोग रहने वाले लोग हैं। ये तो लोगों की जिनकी कुर्सी खिसकती जा रही है, उनको लग रहा है कि मौसम वैज्ञानिक है। अब उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज जब तक भोला था, नहीं समझ रहा था, अब लोगों को अब क्या क्या आरोप लगाएंगे, क्या क्या करें। आप देख रहे हैं कि कल से क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप जैसे मीडिया के लोग या तमाम मीडिया की बात, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, ये मीडिया में केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हम तो आपको भी स्थान दे ही रहे हैं। मैं अरे मत दीजिए स्थान, इसकी चिंता भी मुझे नहीं है। मुझे तो अपनी जनता पे भरोसा है। मीडिया में लड़ना होता था, आज आप लोग किसकी क्या कर रहे हैं, ये इसलिए मुझे ये बताइए। मैं मीडिया के लोगों को और देश की जनता मीडिया के बारे में सोच क्या इनकी है, सब लोग जानते हैं। आने वाले दिन में ये पूरे दलित, पिछड़े, नौजवान, किसान पूरी तरीके से जो आप लोग सर्वे और आंकड़ा अपने उसमें दिखा रहे हैं, उसको दरकिनार करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। उस सरकार में आपकी भूमिका क्या होगी, उप मुख्यमंत्री या मंत्री? अरे देखिए, ये तो यही तो आप लोग साजिश करते हैं। ये तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखो, मैं ये सब साजिश मत करो, सरकार पहले बनने दो। जो भूमिका होगी माननीय अखिलेश यादव तय करेंगे, उस पर सब लोग काम करेंगे। लेकिन यह बात आप लोग दिखाइए प्रदेश की जनता के सामने कि आने वाले दिन में किस तरीके से पिछड़ों और दलितों के साथ शोषण हुआ है। बसपा, सपा, भाजपा, फिर सपा, ये आखिरी पड़ाव है या? जो पिछड़ों के साथ खड़ा होगा, जो दलितों के साथ खड़ा होगा, जो कमजोर मजलूमों के साथ खड़ा होगा, किसानों के, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ है, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये थे दारा सिंह जी, जिन्होंने अभी बीजेपी से इस्तीफा दिया है और समाजवादी पार्टी के साथ गए। उन्होंने अगले पिछड़ों को लेकर अपनी सोच बिल्कुल क्लियर बताई है। मीडिया को लेकर उनकी क्या राय है, इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की है। बहुत धन्यवाद दारा सिंह जी।